हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक ध्वनि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ध्वनि क्या है? ध्वनि तरंग है। जब ध्वनि तरंग है तो तरंग के सारे प्रॉपर्टी यहाँ पे भी वैलिड होंगे। तरंग की जो जो प्रॉपर्टी है ध्वनि में लागू होगी वो। जैसे तरंग दैर्ध्य क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, उनकी चाल क्या होती है, वो सारे डिफिनीसन यहाँ पे भी वैलिड होंगे। सिर्फ ये करना है वहाँ पे तरंग की चाल, तरंग दैर्ध्य, तरंग की आवृत्ति, उसी में क्या करना है, ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि की चाल, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य, बस डिफिनीसन सेम रहेगा। तो पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। चलिए, अब जब ध्वनि तरंग है तो ये भी ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती होगी, क्योंकि तरंग का काम ही है ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो ध्वनि क्या करती है? ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। ध्वनि तरंग है तो किस टाइप का तरंग है? यांत्रिक तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, किस टाइप का है? तो ये क्या है? यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है। जब यांत्रिक है तो ये मीडियम में ट्रेवल करेगा, ठोस में, द्रव में और गैस में। जब अनुदैर्ध्य तरंग है तो पार्टिकल का ऑसिलेशन, पार्टिकल का कंपन का डायरेक्शन और तरंग के संचरण का डायरेक्शन, तरंग के संचरण का दिशा और कण के कंपन का दिशा, दोनों के बीच क्या होगा? 90 डिग्री एंगल होगा। तो इसीलिए अनुदैर्ध्य तरंग होगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला था? यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग। यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या होगा? ये निर्वात में गमन नहीं करेगा। निर्वात में गमन नहीं करता है ध्वनि, इसी वजह से जब अंतरिक्ष या चंद्रमा पर हमारे साइंटिस्ट जाते हैं तो वो अपने एक दूसरे की आवाज़ को वो सुन नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पे निर्वात होती है, जबकि ध्वनि क्या होती है? माध्यम में ट्रेवल करती है। तो इसी वजह से वहाँ पे दो साइंटिस्ट एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। अब ध्वनि के प्रकार क्या है? ध्वनि फ्रीक्वेंसी बेसिस पे, इसकी आवृत्ति के आधार पे 3 भागों में डिवाइड किया है। श्रव्य तरंग और श्रव्य तरंग जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। श्रव्य तरंग एडिबल वेव, ऑडिएबल वेव 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, जो हम सुन सकते हैं, इसी के बीच में लाई करता है, इसी रेंज के बीच में। पराश्रव्य तरंग अल्ट्रासोनिक वेव, इसकी आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। जब इसकी आवृत्ति इतनी ज़्यादा है तो इसके पास ऊर्जा भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा रिलेशन होता है किसमें? आवृत्ति में। जब आवृत्ति ज़्यादा है तो ऊर्जा ज़्यादा है। जब आवृत्ति ज़्यादा है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? कम होगा, यानी ये बहुत पतला होगा। तो क्या होता है, जब इसकी आवृत्ति ऊर्जा ज़्यादा है तो ये संचार में उपयोग किया जाता है, और ये इतना पतला है कि इसको, जहाँ हम अपने हाथ से चीज़ों को साफ नहीं कर पाते, वहाँ इसके थ्रू उस चीज़ को साफ करते हैं। जैसे हम कीमती कपड़ा है तो उसको तो पानी में साफ नहीं करेंगे, कीमती कपड़ा है तो उसको क्या है, उसके जो छोटे छोटे कपड़े के छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसमें प्रासरव तरंग को भेजा जाता है, जिसके थ्रू वो साफ कर पाते हैं। ठीक है, तो कीमती कपड़ों को चाहे हम देख ले घड़ी में, तो घड़ी में भी हम साफ नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये सब चीज़ का प्रासरव तरंग का उपयोग किया जाता है। या सोनार में यूज किया जाता है, अल्ट्रासाउंड में यूज किया जाता है, इकोकार्डियोग्राफी में यूज किया जाता है, ईसीजी में, अल्ट्रासोनोग्राफी में, द्रव को गर्म करने में। तो ये सोनोग्राफी कैसे वर्क करता है, अल्ट्रासाउंड कैसे वर्क करता है, अल्ट्रासोनोग्राफी कैसे वर्क करता है, ये हम इस चैप्टर के लास्ट में आपको समझा देंगे। क्योंकि सोनोग्राफी, सोनार से, सोनोग्राफी बोला है, सोनार से जो होता है क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, तो हम सोनार किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सोनार हुआ, रडार हुआ, ये डॉल्फिन हुआ, चमगादड़ हुआ, ये तीनों एक ही बेसिस पे काम करते हैं। जैसे डॉल्फिन किसी चीज़ को देखने के लिए, किसी चीज़ को अनुभव करने के लिए इसी प्रसरव तरंग का उपयोग करते हैं। चमगादड़ भी किसी चीज़ को खाने के लिए, क्योंकि देख नहीं पाते हैं रात में, तो ये क्या होते हैं, प्रसरव तरंग के थ्रू ही अपने सारे कार्य क्रियाकलाप करते हैं। किसी चीज़ को खाना हो या जो भी काम करना हो, चमगादड़ इसी तरंग का उपयोग करके करते हैं। तो हम ये चमगादड़, डॉल्फिन, सोनार हो गया, रडार हो गया, एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो इस चैप्टर के बाद में हम आपको उसका,
न्यूमेरिकल और किस तरह से कैलकुलेशन होगा वो सारी चीज़ हम बता देंगे। अब देखिए ध्वनि की चाल है, क्योंकि ध्वनि क्या है, तरंग है, तो हम वहाँ बता दिया, फिर भी यहाँ पे इसका डिफिनीसन लिखा हुआ है, v इक्वल टू लेमडा इंटू एफ। भी चेंज होगा, लेमडा चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, क्योंकि पिछले क्लास में बताया था फ्रीक्वेंसी क्या है, सोर्स डिपेंडेंट है। लेमडा क्या है, मीडियम डिपेंडेंट है, माध्यम पे डिपेंड करता है। जब माध्यम टू माध्यम चेंज होगा, इस माध्यम से दूसरे माध्यम जाएंगे तो लेमडा चेंज हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने में लेमडा चेंज होता है, इसीलिए भी चेंज हो जाएगा। अब मैक संख्या क्या है, किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से, वस्तु की चाल बाई ध्वनि की चाल। यहाँ पे क्या है, ध्वनि की चाल देगा, वस्तु की चाल देगा, मैक संख्या पूछ लेगा, वस्तु की चाल देगा, ठीक है। ध्वनि की चाल आपको पता है 332 मीटर पर सेकंड, वस्तु का चाल देगा, आपको मैक संख्या पूछेगा, तो यहाँ से निकल जाएगा। पर परघाती तरंग क्या होता है, इसको इस तरह में बोलते ध्वनि के चाल के कितना गुना है, और 3 गुना है, 2 गुना है, 4 गुना है, इस बेसिस पे हम बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको बता दें, वस्तु की चाल इक्वल टू क्या करेंगे, वस्तु की चाल है तो ध्वनि की चाल को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, मैक संख्या इंटू ध्वनि की चाल, वस्तु की चाल इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लिख दिए वस्तु की चाल इक्वल टू मैक संख्या इंटू ध्वनि की चाल। तब ध्वनि की चाल मैक 1 है, तो ध्वनि के चाल के जितने, ध्वनि के चाल के जितने टाइम्स मल्टीपल होगा उसी को वस्तु की चाल का बोला जाता है। अगर ध्वनि की चाल 332 है अपना 0 डिग्री टेम्परेचर पे, 2 टाइम्स है तो 2 मैक हो गया, और ध्वनि के स्पीड के 5 टाइम्स है तो 5 मैक हो गया, और ध्वनि के स्पीड के 10 टाइम्स है तो 10 मैक हो गया। तो ये मैक संख्या निकाला जाता है, किसी वस्तु का चाल दे देगा, आपको ध्वनि की चाल पता होगी, अब पूछ देगा कि मैक संख्या कितना होता है, ठीक है। परघाती तरंग क्या होता है, जब कोई वस्तु एक मैक से ज़्यादा, एक मैक से ज़्यादा वेलोसिटी से चलती है, एक मैक से ज़्यादा चाल से कोई वस्तु चलती है तो अपने पीछे परघाती तरंग उत्पन्न करती है, शंकु आकार की, जिसको ध्वनि बूम बोला जाता है। वो बहुत ही घातक, उसके पास बहुत ही ऊर्जा होती है परघाती तरंग के पास, इसीलिए उसको ध्वनि बूम बोला जाता है, जिसकी वजह से कांच, घर के कांच, शीशा वगैरह टूट सकता है। इसमें क्या होता है, ध्वनि की चाल सॉलिड में ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद एयर में, ठीक है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा, ठोस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे हम रेलवे ट्रैक पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि 2 आवाज़ सुनाई देती है। पहला आवाज़ रेलवे ट्रैक लाइन जो लगा होता है वहाँ पे लोहा, उसके थ्रू आती है। जब हम यहाँ पे अपना कान लगाएंगे तो पहले देखते हैं कि यहाँ आवाज़ सबसे पहले इसके थ्रू आती है, उसके बाद एयर के थ्रू आती है, क्योंकि ठोस में क्या होता है, लोहा में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में, उसके बाद गैस में। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इसके थ्रू आवाज़ आती है, उसके बाद एयर के थ्रू, क्योंकि इसमें क्या होता है, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है लोहा में। उसके बाद एयर के थ्रू आता है, इसीलिए यहाँ पे 2 आवाज़ सुनाई देता है। रेलवे ट्रैक पे जाएंगे, इसको अनुभव कर सकते हैं आप। वायु की चाल यहाँ पे दिया 332, ठीक है, ये सारे आप याद कर लेंगे। वायु की चाल कितने डिग्री टेम्परेचर पे। सुपरसोनिक क्या बोला जाता है, ध्वनि की चाल से किसी वस्तु का चाल ध्वनि की चाल से कम है तो उसको सबसोनिक बोला जाएगा। किसी वस्तु का चाल ध्वनि की चाल से कम है, यहाँ पे ध्वनि चाल लिखना पड़ेगा। किसी वस्तु का चाल ध्वनि की चाल से कम है तो उसको सबसोनिक, ज़्यादा है तो सुपरसोनिक, अब 5 टाइम्स ज़्यादा है ध्वनि की चाल के तो हाइपरसोनिक बोला जाता है। और ध्वनि के चाल पर भौतिक राशियों का प्रभाव, ध्वनि की चाल किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो ध्वनि के चाल भौतिक राशियों का प्रभाव, मैंने ध्वनि की चाल जो है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे v इक्वल टू, ये फार्मूला होता है, v इक्वल टू रूट ई बाई डी। ई क्या है, इलास्टिसिटी है, डी क्या है, डेंसिटी है। इलास्टिसिटी को प्रत्यस्थता बोला जाता है हिंदी में। घनत्व तो क्या बोला जाता है, डेंसिटी। भी क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन है, इसे इन्वर्स रिलेशन है। इससे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, इस फॉर्मूला को आप रख देंगे, याद रखेंगे। जिस भी एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है वहाँ से पूछा जा सकता है। पहला क्या, ताप का प्रभाव ध्वनि की चाल पे। ताप सीधा रिलेशन है, चाल ध्वनि के चाल का सीधा रिलेशन ताप से है। ताप बढ़ेगी तो चाल भी ध्वनि का बढ़ेगा। कितना, अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं तो 0.61
0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वायु का तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि का चाल बढ़ेगा। तो सीधा रिलेशन, अगर ताप को घटाते हैं तो ध्वनि की चाल भी घटेगा। घनत्व पे तो घनत्व का प्रभाव चाल का सीधा उल्टा रिलेशन होता है ध्वनि से। उल्टा रिलेशन होता है गैस के अणुभार से। जिस गैस का घनत्व कम होगा उसका चाल ज़्यादा होगा, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उसका चाल कम होगा। वायु उसमें चाल कम होगा। जिस गैस का घनत्व ज़्यादा होगा उसमें वायु ध्वनि का चाल क्या होगा, कम होगा। जिस गैस का घनत्व कम होगा उसमें ध्वनि का चाल क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऐसे ही अणुभार के आधार पे तो यहाँ से V1/V2 √M2/M1 यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। जैसे एक मीडियम में दे दे आपका वेलोसिटी, एक मीडियम का एक गैस का अणुभार दे दे, दूसरे गैस का अणुभार दे दे, पूछ ले कि इसका दूसरे गैस में उसका ध्वनि का वेलोसिटी क्या हो सकता है। चाहे एक गैस का वेलोसिटी दे दे, दूसरे गैस का एक गैस का वेलोसिटी दे दे, उसका अणुभार दे दे, तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल अन्य गैसों की अपेक्षा कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि हाइड्रोजन का अणुभार होता है सबसे कम होता है यहाँ से। तो सबसे जब कम होगा तो उसमें ध्वनि की चाल ज़्यादा होगी अन्य गैसों की अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ से आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आर्द्रता का प्रभाव डायरेक्टली रिलेशन होता है, सीधा रिलेशन होता है। आर्द्र अगर ज़्यादा होगा तो चाल ज़्यादा होगी। जैसे इसका अनुभव कर सकते हैं, बरसात के टाइम में दूर से आती हुई ट्रेन की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है अपेक्षा जब बरसात नहीं होती है। तो क्या होता है, बरसात के टाइम में क्या आर्द्रता बढ़ जाती है, इसीलिए आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है अच्छे से। और जब बारिश नहीं होती उस समय आर्द्रता कम रहता है, तो उसकी वजह से उस समय आवाज़ उतनी स्पष्ट नहीं आती है। ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल है। अब अपना हो गया आर्द्रता का माध्यम का प्रभाव। माध्यम का प्रभाव कैसे देख सकते हैं? जैसे हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे कोई आदमी है, अगर हवा इस डायरेक्शन में बह रही है हवा, हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे कोई आदमी है, अगर हवा इस डायरेक्शन में बह रही है, हम इधर बोल रहे हैं तो इस आदमी को जल्दी सुनाई दे देगा। अगर हवा इधर बह रही है, हम यहाँ से बोल रहे हैं इस आदमी को, तो उसको कम सुनाई देगा। तो हम जिस तरह बोल रहे हैं, जिस साइड में बोल रहे हैं, हवा उसी डायरेक्शन में बह रही है, तो हमारे क्या ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। अगर हम जिस डायरेक्शन में बोल रहे हैं और उसके अपोजिट अगर हवा बह रही है तो क्या होगा, हमारी ध्वनि की चाल जो हम बोल रहे हैं उसकी चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो ध्वनि की चाल क्या माध्यम पर डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ हवा भी क्या है, माध्यम है। हवा इधर बह रही है उधर भी, हवा भी तो एक माध्यम है ना, तो इसीलिए बोला जाता है कि माध्यम पे डिपेंड करती है, माध्यम के वेग का प्रभाव। ठीक है, माध्यम के वेग का प्रभाव, माध्यम पर वेग पर माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है। गैसों में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन प्रॉपर्टी में से किस कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से ध्वनि की चाल पे प्रभाव उसका असर ध्वनि की चाल पे नहीं होता है। कौन सा ऐसा भौतिक राशि है जिसका प्रभाव ध्वनि की चाल पे नहीं पड़ता। जैसे दे देगा आर्द्रता, माध्यम का घनत्व, जो भी प्रॉपर्टी है उसमें भी दे देगा एक दाब, तो उसमें दाब का असर ध्वनि के चाल पे नहीं पड़ता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। अब ध्वनि का विलक्षण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। प्रबलता क्या होता है और तीव्रता क्या होता है। प्रबलता तेज या मंद सुनाई देता है, तेज हो गया या मंद सुनाई देता है, इसको प्रबलता बोला जाता है। प्रबलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयाम है, मैंने सीधा रिलेशन आयाम से। इसका मात्रक फोन होता है, डेसिबल भी होता है, कान की सुग्राहिता पर डिपेंड करता है। तीव्रता क्या होता है, मापा जा सकता है, ये मापा नहीं जा सकता। इसका मात्रक क्या होता है, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। बेल इक्वल टू 10 डेसिबल होता है, और डेसिबल इक्वल टू 1/10 बेल भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कान की सुग्राहिता पर निर्भर नहीं करता ये। जैसे इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको क्यों मापा जाता है, इसको मापा नहीं जा सकता है, जबकि यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है।
जो मापा जा सकता है बट यूनिट दे, कैसे, क्या कंसेप्ट है फिर इसका? ये कंसेप्ट है जैसे हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे कोई है और यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से हम 20 dB का साउंड में हम बोल रहे हैं तो इसको 10 dB मिल रहा है, मानते हैं 10 dB मिल रहा है। हमको क्या हो रहा है, 20 dB मिल रहा है, इसको मिल रहा है 15 dB मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तो हम 20 dB का आवाज़ दे रहे हैं, बट इसको क्या है 10 dB, इसको 20 dB, इसको 15 dB, 50 dB मिल रहा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं ये सब के लिए क्या है, अलग अलग है। ये कान की कैपेसिटी इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, क्योंकि हमारी कान की कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं, हम किसी घर में अपने दादा के साथ बैठे हैं, घर का कोई पर्सन हमको बुलाता है दूसरे कमरे से, तो हमको सुनाई दे देता है, बट हमारे दादा को सुनाई नहीं देता है। चाहे हमारे बुजुर्ग जो भी हैं उनके साथ बैठे रहते हैं, उनको सुनाई नहीं देता है। तो हमसे पूछते हैं कि क्या बोल रहा है, तो क्या हमको तो 20 dB बोले तो 20 dB की आवाज़ हमको सुनाई दे दिया, बट उनको क्या है, बुजुर्ग जो है हमारे साथ, उनको क्या है 20 dB से कम सुनाई दिया। तो यही कंसेप्ट है, ये कान की सुग्राहिता पे डिपेंड करते हैं, कान की कैपेसिटी में। उनका कान का कैपेसिटी कमज़ोर है, हमारा कान का कैपेसिटी अच्छा है, इसीलिए हम सुन पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे वैरी करता है। तो माप उस चीज़ को बोला जाता है कि जब यहाँ पे 20 है तो सब जगह 20 होना चाहिए। जो चीज़ वैरी होता है हर जगह टू जगह, प्लेस टू प्लेस, उसको हम नहीं माप सकते। माप का मतलब होता है एक बार उसको माप लिए तो सब जगह कांस्टेंट है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका मात्रक नहीं होगा। यहाँ 20 dB है ना, यहाँ 10 dB है ना, 20 dB है ना, तो इसीलिए ये एक लड़का हमसे पूछा था कि सर इसको माप नहीं सकते तो इसकी मात्रा क्यों होती है? तो यही रीज़न है कि इसको माप नहीं सकते, बट ऐसा नहीं उसको, जिस चीज़ को हम माप नहीं सकते उसका मात्रक नहीं होता है, ठीक है। यहाँ ये कंसेप्ट है। ये प्रबलता पे डिपेंड करती है, ठीक है, आयाम पे डिपेंड करती है, ये तीनों पे करते हैं, फ्रीक्वेंसी आयाम तीनों पे करते हैं। तो ये क्या है, तीव्रता क्या है? प्रबलता से मोटा या मंद सुनाई देता है। अब ये तीव्रता क्या है, इसका कंसेप्ट समझते हैं हम आप। तीव्रता जो है, जैसे ये यूनिट एरिया से 1 सेकंड में गुजरने वाले ऊर्जा को, यूनिट एरिया से 1 सेकंड में गुजरने वाले ऊर्जा को क्या बोला जाता है, तीव्रता बोला जाता है, साउंड, ठीक है। इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी जो होता है, जैसे हम एग्जांपल अभी लाउडनेस का बताए थे ना, यहाँ पे मैन भी, तो इंटेंसिटी क्या है, वो सब जगह ही सुनाई देता है, वो डिपेंड नहीं करता है, कान की सुग्राहिता पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस पूछा जा सकता है कि लाउडनेस जो होता है कान की सुग्राहिता पे डिपेंड करता है, तीव्रता क्या है कान की सुग्राहिता पे डिपेंड नहीं करता है। प्रबलता क्या है, इसका यूनिट क्या है, ये सब पूछ सकता है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जैसे दूर दूर जाएंगे उसका तेज या मंद, जैसे दूर जाएंगे उस आवाज़ जो होती है मंद होती जाती है, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, उल्टा रिलेशन है दूरी से। अब क्या है 0 dB प्रबलता जब चेंज करते हैं, 0 dB से 1 dB जब होता है, लाउडनेस में चेंज करते हैं प्रबलता, 0 से 1 होता है, तो हमको इंटेंसिटी में कितना चेंज होगा, 26% इंक्रीज होगा। 0 से 1 dB अगर प्रबलता होता है तो तीव्रता में क्या अंतर आएगा, वो 26% इंक्रीज हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। अब 0 से 2 dB प्रबलता को चेंज करते हैं तो तीव्रता में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा 52% इंक्रीज होगा। एक क्वेश्चन पूछ सकता है 0 dB का मान कितना हो, 10 का मान 12 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। या एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका यूनिट क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है 0 dB से 1 dB अगर प्रबलता बढ़ाया जाता है तो इंटेंसिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितने डिग्री कितने परसेंट इंक्रीज होता है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। अब ये तो अपना हो गया प्रबलता तीव्रता। इसके बाद है पिच। पिच को तारत्व बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, तारत्व। तारत्व में ये होता है किसी दो एम्पलीट्यूड के, दो समान आयाम के ध्वनि में डिफरेंस करने के लिए तारत्व का यूज किया जाता है। जैसे जिसका किसी ध्वनि का आयाम सेम है
और उसको डिफर करने के लिए क्या किया जाता है, तारत्व का यूज़ किया जाता है। मोटा या तीक्ष्ण सुना जाता है, जैसे लड़की का आवाज़ हो सकता है, हम लोग का दोनों की आवाज़ में फ्रीक्वेंसी में अंतर होता है। मोटा आवाज़ हम लोग का होता है, लड़कियों का आवाज़ क्या होता है, तीक्ष्ण होता है। तारत्व क्या होता है, आवृत्ति पे डिपेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिनकी आवृत्ति ज़्यादा है तारत्व ज़्यादा है, लड़कियों की आवृत्ति ज़्यादा होती है, तारत्व ज़्यादा होता है, यानी तीक्ष्ण ज़्यादा सुनाई देता है, हम लोग का आवाज़ मोटा होता है। तो ये डिपेंड करता है, ये पूछ सकता है कि तारत्व किस पे डिपेंड करता है, तो आवृत्ति पे। प्रबलता किस पे डिपेंड करता है, आयाम पे। ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं। गुणता क्या होता है, दो समान तरंग के जिनका आयाम सेम हो, आवृत्ति भी सेम हो, उसको हम कैसे पहचानेंगे, तो उसको पहचानने के लिए गुणता का यूज़ किया जाता है। जैसे बांसुरी की आवाज़ अगर सेम आयाम और उसका सेम तारत्व भी हो, और कोई बांसुरी का है, किसी बांसुरी किसी गिटार, दोनों में डिफर करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, तारत्व का। क्योंकि इससे भी सेम आयाम सेम तारत्व का आवाज़ निकालें बांसुरी से, और गिटार से भी सेम तारत्व सेम आयाम निकालें, तो उसको डिफर किस बेसिस पे किया जाएगा, उसको बेसिस गुणता के आधार पर किया जाता है। यानी ऐसे बोल सकते हैं किसी वस्तु को डिफर करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। डॉपलर प्रभाव क्या होता है, डॉपलर प्रभाव होता है जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के रिलेटिव मोशन करे, या सापेक्ष चाल में क्या होता है, ध्वनि की चाल जो होती है चेंज हो जाती है। ध्वनि की चाल वस्तु के रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करते हैं, यानी वस्तु के सापेक्ष पे, कि वस्तु एक दूसरे के पास आ रहा है कि एक दूसरे से दूर जा रहा है, उस पे क्या होता है, ध्वनि की चाल चेंज हो जाती है। उसी को बोला जाता है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव जैसे हम इसको बता सकते हैं, जैसे ट्रेन यहाँ है, ट्रेन एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, जैसे हम किसी ट्रेन में बैठे हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, देखते हैं कि आवाज़ तेज़ सुनाई देती है। हम किसी स्टेशन पे खड़े हैं, हमारी ट्रेन आगे जाती है और एक ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है, तो देखते हैं कि आवाज़ क्या होती है, धीरे, जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं आवाज़ कम सुनाई देने लगती है। तो इसीलिए दो वस्तुओं के सापेक्षिक चाल पे ध्वनि की चाल डिपेंड करती है, कि वह एक दूसरे के पास आ रहे हैं कि एक दूसरे से दूर जा रहा है। एक दूसरे के पास आ रहा है तो ध्वनि तेज़ सुनाई देगी, अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो क्या होगा, ध्वनि मंद सुनाई देगी। उसी को बुलाया जाता है डॉपलर प्रभाव। और ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, ये ध्वनि का परावर्तन और ध्वनि का अपवर्तन, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ध्वनि का परावर्तन ध्वनि चैप्टर में भी पढ़ना है और लाइट में भी पढ़ना है, और ध्वनि का अपवर्तन इसमें भी पढ़ना है उसमें भी पढ़ना है। तो दोनों को रिलेट करके यहाँ पे हम इस तरह से पढ़ेंगे कि वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्वनि का जो परावर्तन होता है इसका एक कंडीशन है, ध्वनि का परावर्तन, इसका कंडीशन है कि ध्वनि का तरंग दैर्ध्य, ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है, जो परावर्तक पृष्ठ है ना, उससे क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। ये परावर्तक पृष्ठ है ना, इसका आकार बड़ा होना चाहिए ध्वनि के तरंग दैर्ध्य से, तभी परावर्तन होगा। ठीक है। अब क्या है, इसका परावर्तन कैसे होता है, जैसे हम किसी बॉल को दीवार पे बिकते हैं तो देखते हैं कि बॉल फिर उस दीवार से टकरा के मेरे पास आती है। उसी प्रकार जब साउंड को, जैसे हम बोलते हैं, साउंड भी दीवार से या किसी सरफेस से टकरा के वापस आती है, तो उस प्रॉपर्टी को हम पढ़ते हैं, उसको बुला जाता है परावर्तन। जैसे बॉल रिबाउंड होती है, पीछे आती है, किसी दीवार पे मारते हैं, उसी तरह ध्वनि भी हम जब यहाँ से बोलते हैं तो किसी सरफेस से, किसी दीवार से टकरा के वापस आती है। इसी ध्वनि की इसी प्रॉपर्टी को, इसी ध्वनि के इसी लक्षण को ध्वनि का परावर्तन बोला जाता है, कि वो परावर्तित होती है, उस सतह से टकरा के आती है। तो जैसे हम एग्जाम्पल पे लेते हैं, यहाँ पे कोई घड़ी है, ये जो अपना छोटा पाइप है, ये पाइप सफिशिएंट लंबा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, घड़ी है, घड़ी रख देते हैं, इसको अलार्म लगाते हैं, ये जो बजती है, या मोबाइल को साइलेंट में कर सकते हैं, उसको भी यहाँ रख सकते हैं वाइब्रेशन मोड में। देखते हैं कि यहाँ से आवाज़ जब जाएगी तो ये सरफेस है अपना, ठीक है, सरफेस है, तो ये इधर ही है, तो ये आवाज़ यहाँ से निकलेगी तो ये सरफेस में टकराएगी। अब दूसरा हम पाइप लेते हैं, दूसरा पाइप हॉलो पाइप है, इसके अंदर हॉलो है,
भरा हुआ नहीं है, खाली है अंदर, ऊपर से सिर्फ सरफेस है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि ये इधर से तो आवाज़ जा रही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस पाइप को इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में रख के देखेंगे कि कहाँ हमको आवाज़, अब हम यहाँ सुनेंगे, यहाँ पे रख के हम यहाँ सुनेंगे, इस पाइप को देखेंगे कि कहाँ पे हमको यहाँ आवाज़ मैक्सिमम आती है। जब देखेंगे जिस आवाज़ पे हम, जिस स्थान पे आवाज़ मैक्सिमम आती है उस स्थान पे इस पाइप को फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके लंबवत लाइन खींचेंगे, इस एंगल को और इस एंगल को नापेंगे, देखेंगे ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल आएंगे। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ध्वनि की आपतित आपतित ध्वनि और अविलंब के बीच जो कोण बनता है, परावर्तित ध्वनि अविलंब के बीच जो कोण बनता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो ध्वनि जब भी आपतित आएगा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो भी होते हैं, इंसिडेंट रे और लंब के बीच ही जो एंगल बनेगा वहीं रिफ्लेक्टेड रे और लंब के बीच बनेगा, यानी आपतित ध्वनि और ये परावर्तित ध्वनि। अब लाइट में जब पढ़ेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि, आपतित तरंग और लंब के बीच, आपतित ध्वनि और लंब के बीच, परावर्तित ध्वनि और लंब के बीच इक्वल होता है। तो यहीं पे